अब देखो अपनी सेक्शन ए है, उसमें तो आपके आते हैं कौन से पैसेज, अनसीन पैसेज, ठीक है। इसमें थ्योरेटिकल आता है, एक आपका एनालिटिकल आता है। रही बात ग्रामर पोर्शन की, तो अभी हम कर लेते हैं कौन सा पोर्शन, ग्रामर वाला पोर्शन। आई थिंक अगर आपके पास पेपर है तो आप इसको आप ओपन कर लीजिए, नहीं मैं आपको इसको बोर्ड पे बता देता हूँ। आपने किस, चलिए जी हम एक काम करते हैं, हम सेक्शन शुरू कर लेते हैं, कौन सा, सेक्शन बी। अब देखिए आपने घर पे ये किया होगा आई थिंक मेरे ख्याल से, तो देख लेते हैं कि आपके आंसर राइट है या रॉन्ग है। अगर राइट है तो क्यों है, रॉन्ग है तो क्यों है। देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है ना, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। मैंने आपको एक दिन शायद पहले भी एक चीज समझाई थी, आपको याद हो तो, कि इन क्वेश्चंस को करेंगे कैसे। लगभग मैंने आपको एक चीज उस दिन आपको मैंने मेंशन कर दी थी ये बात, कि जो आपका जो सेक्शन बी होगा उसका पहला ही क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड होगा, वर्ब से रिलेटेड। मैंने क्लास में आपको 2 या 3 चीजें बताई थी, आपको याद हो तो मैंने आपको एक तो बताया था, याद हो तो, इन्फिनिटिव, याद है। इन्फिनिटिव का मीनिंग क्या होता है, आपकी भाषा में क्या होता है इन्फिनिटिव का, इन्फिनिटिव को क्या बोलोगे। मैंने आपको उस दिन शायद समझाया भी था ये बात। इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं, हमने बात करी थी वर्ब की कौन सी फॉर्म, पर उससे पहले क्या जुड़ता है, टू। और एक मैंने आपको बताया था क्या, जीरेंड। जीरेंड का मतलब क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए ये बात अपन ने करी थी ऑलरेडी, बट अब आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी इसके अंदर, ध्यान से समझना है। वो है क्या, देखिए मैंने जब आपको, जब मैं बुक्स वगैरह पढ़ा रहा था, जब मैं आपको ग्रामर के टॉपिक्स वगैरह करा रहा था, तो मैंने एक चीज बोली थी। देखिए अगर कहीं पर भी टू के बाद अगर अपन को वर्ब फील करनी पड़ जाए, तो हम टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मैंने ये कहा था कि अगर टू के अलावा और कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, कोई सा भी प्रीपोजिशन आ जाता है या कोई कंजंक्शन आ जाता है, तो उसके बाद अगर डायरेक्ट वर्ब लगानी पड़ जाए तो हम कौन सी लगाएंगे। तो मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई थिंक आपको याद हो तो हमने जब नरेशन पढ़ा था, तो उसमें हमने डू नॉट और नेवर वाले सेंटेंस को कन्वर्ट किए थे अलग अलग तरीके से। वही चीज यहां समझनी है। अब आपके सामने एक सेंटेंस है, आराम से समझो। वो कह रहा है कि कंप्लीट एनी 10 ऑफ 12 ऑफ द फॉलोइंग टास्क एज डायरेक्टेड, जैसा बताया गया। पहला क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ लेटर। वही लेटर एप्लीकेशन का यूज हो रहा है बार बार, लास्ट पेपर में भी अपनी ये बातचीत करी थी। अब देखो वो क्या कह रहा है, थैंक यू फॉर योर एक्सीडिंग कंपनी एक्सपेक्टेशंस एंड। अब वो सीधा सीधा क्या दे रहा है, इंस्पायर। और अभी अभी अपने ये बात करी थी, याद हो तो आपको। यहां आंसर अब आप आइडिया लगा सकते हो क्या होगा, क्या हो जाएगा, इंस्पायरिंग। और आपका आंसर हो जाएगा ये। अगर आपने इंस्पायरिंग कर रखा है तो सही, अदरवाइज सीधा सीधा रॉन्ग हो जाएगा। हुआ किसी का सही, बस एक दो का, और बाकी का क्या सीन है, बाकी का तो सीन ही नहीं होगा, है ना, सही है। चलिए चलिए, तो ये था पहला क्वेश्चन आपका। अब बोलो पहले क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात। ये है आपका सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए बता दीजिए आपका आंसर, इसमें आपने क्या ही सिलेक्ट किया होगा, आपका आंसर क्या होगा इसमें। आइडेंटिफाई द एरर, आपको एरर आइडेंटिफाई करना है एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मतलब आपको सीधी सी बात है कि एरर फाइंड करना है, एडवर्टाइजमेंट का कोई दिया गया है उसमें। अब एरर है कहां पे, आराम से समझने की कोशिश करना, ध्यान से पढ़ो। अब प्रॉपरली इंस्टॉल्ड, एक सही तरीके से इंस्टॉल किया हुआ एंड मेंटेन्ड एंटीवायरस। एंटीवायरस आई थिंक आप जानते हो, एंटीवायरस है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, में वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब क्या हो सकता है, हटाना, खत्म कर देना, है ना। एनी मेलवेयर, किसी भी मेलवेयर अटैक, मेलवेयर अटैक का मतलब वही साइबर अटैक। अब यहां देखो प्रॉब्लम क्या है, यहां से समझना है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, कि यहाँ पे एक आपका एंटीवायरस है ना, वो जो कि प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है, मेंटेन्ड है, में वाइप आउट, वो हटा सकता है एनी मेलवेयर अटैक या अटैक्स को। देखिए आपका जो एंटीवायरस है आपके सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में होगा, आपके मोबाइल में होगा, वो एक काम करता है, जो मेलवेयर जो आपके अटैक्स है उनको वो क्या कर देता है, हटा देता है, उनको वाइप आउट कर देता है। तो यहाँ जो अटैक वर्ड है वो यूज हो रहा है किस सेंस में, प्लूरल सेंस में। और जब प्लूरल सेंस में यूज होगा तो अटैक की जगह क्या लिखना पड़ेगा अपन को, अटैक्स।
और ये वाला आई थिंक कि मैक्सिमम का गलत हुआ होगा, क्योंकि यहाँ अटैक जो वर्ड है वो इस्तेमाल हो रहा है एज ए प्लूरल सेंस, और जब प्लूरल सेंस में यूज होगा तो अटैक की जगह क्या करना पड़ेगा, अटैक्स करना पड़ेगा। तो ये कर लीजिए इसका आंसर, अगर आपका है तो ठीक है, बाकी अदरवाइज आप देख लीजिए, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार। अब कोई दिक्कत इसमें, कहां पे मेक अ माइट नहीं होगा इसमें, इसमें आपको एरर ढूंढना है, मतलब कहीं एक जगह सेंटेंस में एरर होगा, एरर होगा। जैसे आप पढ़ते नहीं हो, टीचर को पता चल जाता है, उसको आप पे एरर पता चल गया, उस एरर को वो कैसे निकालेगा, जमीन पे पटक के, टांगों से कूट के, पैरों से कूट के वो निकालेगा, निकालेगा आपका, आप क्योंकि आपके अंदर वायरस घुसा हुआ है। वही बात है, इसमें भी ये जो सेंटेंस है पूरा का पूरा, उसमें कहीं एक जगह एरर है, उस एक एरर को आपको आइडेंटिफाई करना है, एलिमिनेट करना है, और उसकी जगह आपको क्या लिखना है, करेक्ट आंसर लिखना है। तो अब बोलो इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, किसका, नहीं नहीं, ये एक्चुअली में डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ी है, तो ये है कौन सा क्वेश्चन है, एरर वाला, मतलब इसमें पूरा का पूरा दिया हुआ है, आपको उसमें से करना कुछ ही नहीं है, बस एक जगह कहीं एरर है, गलती, एरर, उस एरर को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद एरर को एलिमिनेट करना है, और उसकी जगह करेक्शन लिखना है कि उसकी जगह क्या ही आपका आंसर होगा। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर बी। अब करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस को, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी थर्ड कहां गया इसमें, नहीं ये बी हो गया, उधर किधर, नहीं इसमें यही है क्या, अच्छा डी वाला अलग है, अच्छा यहाँ पे ये हाइड हो गया था। चलिए बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। देखिए यहां इस क्वेश्चन पे फोकस करो, आपका सेंटेंस क्या है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आप आइडिया लगा सकते हो, ये बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। इसमें आप देख लो क्या आएगा, इसमें करेंगे क्या पहले तो वो बताओ हमें। देखो मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये वाला जो क्वेश्चन आता है ना, वो आता है एज ए डायलॉग, क्या आता है, डायलॉग। आपको मैक्सिमम चेंज किया हुआ मिलता है, कुछ एक जो स्पीच का पार्ट है उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। और ये तरीका मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपके सामने एक सेंटेंस है, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन फादर एंड सन बाय कंप्लेंटिंग द सेंटेंस। अब यहां देखो, पहले सन अपने फादर को रिप्लाई कर रहा है, क्या कह रहा है, आर यू नॉट एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप डैड, वो अपने पेरेंट फादर को बोल रहा है, फादर रिप्लाई कर रहे हैं क्या, आई हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया बिफोर, ये पिताजी ने उसको रिप्लाई कर दिया। अब सेंटेंस को समझो, इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट बीइंग एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, ट्रिप को लेकर जो एक्साइटेड वाला जो क्वेश्चन था, इसके जवाब में फादर सेज, अब यहां गौर करना, फादर सेज पिताजी कहते हैं, दैट, मतलब इसमें जो फादर वाला जो स्टेटमेंट है उसको अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब चेंज कैसे करें, देखो सिर्फ इस सेंटेंस को इन्वर्टेड कोमा में डाल दो एक बार, फिर फादर की स्टेटमेंट ही है। अब आप गौर करो, फादर रिप्लाई कर रहे हैं किसको, सन को, तो पहले इसकी बात करते हैं, ये सब्जेक्ट है, आई, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, बाहर सब्जेक्ट, और बाहर सब्जेक्ट कौन है, अब फादर का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही, पहला चीज तो यहां पे आ जाएगा ही, क्लियर है। अब आगे बात करते हैं, हैव बीन आया हुआ है, हैव बीन कौन सा टेंस है, हैड बीन, हैड बीन में कन्वर्ट तो कर देंगे, बट भाई साहब आप एक बात भूल रहे हो, बाहर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, और जब प्रेजेंट टेंस होता है तो अंदर वाले वाक्य का टेंस चेंज नहीं होता है, ओनली सिर्फ आप क्या चेंज कर सकते हो, पर्सन चेंज कर सकते हो, एडवर्ब ऑफ टाइम भी चेंज नहीं होगा और टेंस भी चेंज नहीं होगा। तो मतलब जो हैज बीन है, हैव बीन है, वो हैज बीन है, हैव बीन ही रहने वाला है, पर ही के साथ क्या लग जाएगा, हैज बीन, फिर यहां पे टू ऑस्ट्रेलिया, टू, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया, और बिफोर वैसा का वैसा। अब आप लोग सिर्फ बिफोर को चेंज नहीं कर सकते क्या, भाई चेंज तो कर लेंगे, मान लो बिफोर को आफ्टर में कर देंगे, बट एडवर्ब ऑफ टाइम तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि बाहर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर बाहर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में पर्सन के अलावा कोई ज्यादा चीज चेंज नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में आपको मैंने दो स्पेशल रूल कराए थे,
एक रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में, तो अंदर वाले वाक्य में क्या चेंज नहीं होगा, टेंस और एडवर्ब ऑफ टाइम, पर्सन चेंज हो सकते हैं। एक नियम ये बताया था कि अंदर वाले वाक्य के अंदर अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, ठीक है, कुछ सेज हो, इडियम्स हो, प्रोवर्ब्स हो, तो वो कभी भी क्या नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। तो ये हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन किस किस का सही हुआ ईमानदारी से, 1 2 और बाकी का क्या कर दिया भाई। मैंने आपको ये बोला था कि बाहर पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेक कर लेना। ये बात मैंने आपको स्पेशल रूल वही पढ़ाए हैं जो आपको एग्जाम्स में आने हैं, जो नहीं आने मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। अब अगर सेलेक्टेड रूल भी आप नहीं कर पा रहे हो तो भाई इसमें जिम्मेदारी फिर आप ही की हो जाएगी। अब इसमें चले जाते हैं अगले वाले क्वेश्चंस में। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की अगर नहीं है तो फिर चलते हैं अगले इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, या सॉरी डी वाले क्वेश्चन में। आपके सामने एक सेंटेंस है, फिर से सेम सेंटेंस है। मैं थोड़ा इसको स्लाइड अप कर देता हूं एक बार। चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसको सही कर लेते हैं। हाँ बताइए, इसका आपका क्या आंसर लिया होगा आपने, इसका क्या आंसर लिया होगा, इस क्वेश्चन का बता दीजिए। सेम वही है, नरेशन वाला क्वेश्चन, वही बात यहाँ पे। रीड द डायलॉग बिटवीन अमित एंड हिज सिस्टर अंबिका रिगार्डिंग हिज फ्यूचर प्लान। अमित और अंबिका के बीच में फ्यूचर प्लान को लेकर कोई डिस्कशन हो रहा है। इसमें अंबिका कह रही है आर यू एमिंग फॉर ए स्टेट रैंक, तो अमित कह रहा है यस आई एम। ये यस वाला मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो, यस नो वाला, रिप्लाइड, रिप्लाई देने वाला, तो रिप्लाई होगा माई टीचर आर गाइडिंग मी टू गेट माई एम फुलफिल्ड। अब देखो कैसे करें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द अबव डायलॉग। अब यहां से समझो, अंबिका ने पूछा अमित से क्या, वे देवर की ही वाज एमिंग फॉर ए स्टेट रैंक, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अमित ने रिप्लाई किया कैसा, इन एफर्मेटिव, ये वाली बात कंप्लीट हो गई। आगे फिर मैंने आपको कहा था कि अगर दूसरा सेंटेंस हो तो उससे किससे किससे कनेक्ट करते हैं, एंड से, ये अपन ने एंड किया। अब देखो अपन को सिर्फ चेंज किसको करना है, इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस को। बट मैंने कहा था कि अगर आपका रिप्लाई वाला क्वेश्चन आए तो या तो हम लिखते हैं एंड सेड दैट, क्या लिखते हैं, एंड सेड दैट। पर अगर आप ऑब्जेक्ट मान लेते हो तो सेड को किसमें बदलना पड़ेगा, टोल्ड में बदलना पड़ेगा। अब जैसे इसने मान रखा है देखो यहाँ पे, अब देखो यहां तो फिर से रिप्लाइड आ गया, रिप्लाइड, इसमें भी क्या दे रखा है, ये तो ऑलरेडी पहले से क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब करते हैं आपके पास दो ऑप्शन, इसमें टोल्ड पड़ा है, इसमें भी टोल्ड है, तो इसका मतलब ये भी सही है फिलहाल, तो ये भी सही है। फिर कंजक्शन दोनों में क्या लगेगा, दैट, यहां पर भी सही है आपका। बट एक प्रॉब्लम आ गई अब यहां पे, पहले ये बताओ माई है क्या, माई क्या है, पहले आप ये बता दीजिए माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव तो है, साथ में पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। और आपको पता है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो नीचे जब अपन कन्वर्ट करते हैं तो नीचे भी क्या आता है, पजेसिव एडजेक्टिव। अब माई कन्वर्ट होगा किसके अकॉर्डिंग, देखिए बाहर सब्जेक्ट कौन है, अमित, अब अमित का पजेसिव एडजेक्टिव हिज लेना पड़ेगा। अब इसमें वो चीज ढूंढो जिसमें हिज लिखा हुआ है, ये रहा, तो सीधा सीधा आ गया टोल्ड हर दैट हिज टीचर वर गाइडिंग। अब वैसे भी आप देख सकते हो इजारन किसमें जाएगा, वॉज वर्ब में, ये सीधा सीधा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो जब वहां एग्जाम में जब पूरा चेंज करने का टाइम नहीं हो तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इस तरीके से कर लो। तो एमसीक्यू वाला अगर आता है क्वेश्चन नरेशन के अंदर तो आप इजी वे में कर सकते हो, आगे बस उसमें। तो ये तरीके मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि और कैसे इन तरीकों से कर सकते हैं अपन सेंटेंस। चलिए अब आगे बात करते हैं अगले वाले की। हाँ अब बात करते हैं क्वेश्चन ए की। चलिए बताइए, सोच समझिए इसका आंसर क्या ही होगा, क्या जाएगा इसका आंसर, क्या आंसर होगा। Fill in the blank by choosing the correct option. The teacher gave every each either of the student a piece of paper. देखिए एवरी तो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। क्या ईच लगाएं आइदर लगाएं, सोच के देखो थोड़ा सा, ईच लगाएं कि आइदर लगाएं,
क्योंकि आइदर का भी यूज तो परफेक्ट होता है, बट आइदर के साथ जनरली तौर पे अगर ये एज ए इस्तेमाल करें तो आइदर है ना आपका, वो किसके तौर पे इस्तेमाल नहीं होगा, एज ए एडजेक्टिव ले लीजिए, एज ए नाउन के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता है। तो नाउन के तौर पे सिर्फ दो चीजें इस्तेमाल हो सकती है, क्या, ईच और एवरी। इसको भी मैं नाउन नहीं बोलूंगा, ये प्रोनाउन है। कौन से, ईच एवरी, याद है किसी को, ईच एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, अब इसमें अपन को देखो, आपको मैंने एक नियम बताया था, याद हो तो, नाउन ऑफ नाउन वाला, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है ना प्रोनाउन, बट कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, ईच एवरी, ठीक है। तो अब यहां आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि आयतर तो पहले से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, बचेंगे अपने पास क्या, एवरी और ईच। अब देखो यहां एक पेपर को बांटा जा रहा है, ठीक है। तो कोशिश ये रहती है कि जब एक पेपर को जब बांटा जाता है ना, तो वो लगभग कितनों को बांटा जाता है, दो को। तो इस कंडीशन में हमारा लगभग आंसर क्या हो जाता है, ईच। कोई कहेगा सर एवरी, देखिए एक हद तक सही है एवरी का, एक हद तक, पर जब क्योंकि हम एक कागज को बांट रहे हैं तो मैक्सिमम कितने के बीच में डिवाइड कर सकते हैं उसको, दो को। अब आपको सर ज्यादा के बीच में डिवाइड कर दिया, नो प्रॉब्लम, आपका एवरी रॉन्ग नहीं है, बट सोचने वाली बात यह है कि हम इससे ज्यादा बेटर कौन सा कर पाएंगे, ईच वाला। अगर आपने ईच किया है तो सही है, अदरवाइज रॉन्ग है। अब किस किस का ईच सही हुआ, मतलब मैक्सिमम का सही हुआ ये। चलिए बात करते हैं फिर अगले क्वेश्चंस की। आई थिंक कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड रहेगा आपके लिए। इसमें क्या ही आंसर किया होगा आपने, जस्ट आपने जो भी गेस किया होगा या फिर आपने जो किया होगा वो आप मुझे बता सकते हैं, क्या करोगे इसमें। हाँ, किया ही नहीं। देखो एक चीज तो मैं आपको पहले बता दूं, माइनस मार्किंग नहीं है, परीक्षा में अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, चाहे जो भी सारे क्वेश्चन आपको आए या नहीं आए, छोड़ना किसी को भी नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया, सेक्शन वाइज करना है, सारे क्वेश्चन करने हैं, ऑर्डर वाइज करने हैं। अब यहां समझने की कोशिश करो। देखिए ये सेंटेंस मुझे पता था कि आपसे मैक्सिमम तौर पे क्या होना है, रोंग ही होना है, पर इसको समझो एक बार। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एन आर्ट एग्जीबिशन इनविटेशन। मतलब एक इनविटेशन आपके पास आया हुआ है, अब इसमें से एरर ढूंढना है। देखिए ये तो उसका टाइटल हो जाएगा, कौन सा, एशियन क्लब इनवाइट यू टू आर्ट एंड सोल। देखिए यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब समझना, एन आर्ट एग्जीबिशन, एक आर्ट की एग्जीबिशन फीचरिंग आर्ट वर्क। देखिए आर्ट एग्जीबिशन सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। और यहां आर्ट वर्क कैसा है, वर्ब, वर्ब के तौर पे कैसे इस्तेमाल करोगे इसको, एन आर्ट एग्जीबिशन फीचरिंग, जिसमें किसका काम है, आर्ट वर्क्स का। क्योंकि एग्जीबिशन लगती है ना, उसमें आर्ट वर्क एक ही नहीं होता, खूब सारे होते हैं। तो यहां जो आर्ट वर्क है ना, इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, आर्ट वर्क्स लिखना पड़ेगा। ये है इसमें एरर। अब समझ में आया कि एग्जीबिशन में सिर्फ एक आर्ट वर्क नहीं लगता है, खूब सारे आर्ट वर्क लगते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्ट वर्क्स। सही है सभी का, किसी का भी सही नहीं हुआ, वाह वेरी गुड। ये अभी क्लास में रिकॉर्ड हो रहा नहीं, मैं गाली दूं अभी तुम्हें फेंक के मार के, और ये अभी मुझे पता है ये बात भी रिकॉर्ड जाएगी। चलो छोड़ते हैं फिलहाल इस बात को। हाँ नहीं नहीं, ये करती नहीं है ये क्लास, पूरी की पूरी एज इट इज कॉपी पेस्ट होती है। चलो इसकी बात कर लेते हैं। आई थिंक ये सेंटेंस अपन ऑलरेडी लास्ट पेपर के सोल्यूशन में कर चुके हैं, लास्ट वाले में। इसमें क्या एरर है, वही क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। इसको पढ़ो एक बार। बोथ द बॉयज हैड गोट स्कोल्टिंग, दोनों बच्चों को डांट पड़ी, बट, और बट आते ही मैंने आपको कहा था उनका अगला एक्शन नेगेटिव जाएगा, उसके विपरीत काम करेंगे। अपने वो बात करी थी, याद हो तो लास्ट पेपर में, जो फुटबॉलर्स थे या जो भी थे उनको डांट दिया गया था, बट उन्होंने रेफरी की बात नहीं मानी थी, वही बात यहां थी। तो देखो, बोथ द बॉयज हैड गोट स्कोल्टिंग बट आइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, ये था, नाइदर ऑफ देम पेड इडिड, पर दोनों ने में किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। तो अब ये किस किस का करेक्ट हुआ,
बस 3 का ही। क्या गड़बड़ हुई? क्या गड़बड़ करी? आइदर नाइदर लिखा ही नहीं, तो एरर कहां निकाली? फिर एरर तो ढूंढा होगा ना कहीं पे। वाह, स्कोल्टिंग, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ स्कोल्टिंग है ना, एज ए काम कर रही है किसका? नाउन का, क्योंकि नाउन के पहले ही क्या लगता है? ए आर्ट, मतलब आप जो आप आर्टिकल बोलते हो ए एन डी का प्रयोग होता है। बात समझ में आ गई? ये ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर आपका ले लेते हैं आगे। आई थिंक कि इसका आंसर मुझे आप इजीली बता सकते हैं। मुझे पता है कि इसके आंसर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट इसका आंसर आपको मिल जाना चाहिए था। क्वेश्चन है, ध्यान से समझना एक बार क्वेश्चन को। fill in the blank by choosing the correct option to complete the advertisement given by a car company। देखिए कार कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दिया था, उसमें एक जगह एरर कर दी उसने। एरर क्या समझो? द व्हीकल ऑल्सो हैज ए डिवाइडर टू सेपरेट द फ्रंट पैसेज। ठीक है, समझो इस बात को, समझो। लाइन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। व्हीकल ऑल्सो हैज ए डिवाइडर टू सेपरेट द फ्रंट, है ना, पैसेज, सॉरी आपका पैसेंजर फ्रॉम द रियर। मतलब गाड़ी का ना खुद का पार्ट है जिसमें रियर और वो फ्रंट पार्ट इसको अलग करते हैं। इन केस यू वांट, अब देखो वांट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आराम से समझना। फिर राउंड लाइक मिस डेसी। अब देखो आप गौर करो, जब आप मेन वर्ब के बाद अगर और कोई वर्ब करते हो, फाइनाइट वर्ब के बाद अगर नॉन फाइनाइट वर्ब आती है तो वो दो तरीके से आ सकती है। या तो कौन से फॉर्म में? जीरेंड के फॉर्म में, या किसके रूप में? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में। अब आप देखो ड्राइव तो इसमें भी है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, टू मिसिंग है और नहीं आएंगे फॉर्म में। ये क्या हो गया? गड़बड़। अब आपको सर टू तो इसमें भी है और टू इसमें भी है पर इसमें नहीं है। अब आपके पास आंसर दो बचे, टू बी ड्राइवन या टू ड्राइविंग। देखिए एक बात थोड़ा सा ढंग से समझ लीजिएगा, ये जहां तक है मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर ये होगा, बट गलती कहां पे हो गई? ड्राइविंग में, क्योंकि यहां आना क्या चाहिए था? ड्राइव आना चाहिए। पर परीक्षा जब आप देने जाओगे, परीक्षा में ऐसी कुछ गलती हो गई तो वो इसी को सही मानेगा। ये याद रखना, इसको सही नहीं मानेगा। बताओ क्यों? क्योंकि ऑलरेडी किसमें कनेक्टेड, किसमें कन्वर्टेड है? पैसिव वॉइस में। हाँ, अगर मैं इसको सही मान लेता जब यहां कोई एक वाक्य किसमें कन्वर्टेड होता? ऑलरेडी पैसिव वॉइस में, तो नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी, टू ड्राइविंग। परीक्षा में यही आपको एग्जाम में यही सही मानेगा, अदरवाइज इसका सही आंसर तो क्या होगा? टू ड्राइव होगा। अब बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की? आई थिंक अगर आपने आंसर अगर इसका सी किया है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपने और किसी आंसर को अटेम्प्ट भी किया है तो वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। सही है? अभी किस किस का सही हुआ? तुक्का, भाई तुक्का नहीं मारना है। हाँ हाँ, वो बात सही है, वो बात सही है कि आप भी शायद कंफ्यूजन में आ गए होंगे कि सर टू के आगे शायद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी। नहीं देखो, जचने में सेट होने में वो बात अलग है, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले वाले क्वेश्चंस की। इसमें फिर से वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन टू स्टूडेंट्स बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। आराम से पढ़ो। रास्तिद क्या बोल रहा है? आर यू पार्टिसिपेटिंग इन एनुअल हिंदी प्ले? राकेश रिप्लाई करता है आई वुड लाइक टू बट आई हैव टू विजिट माई एलिंग ग्रैंड मदर दैट डे। अब इसको देखो वो आपको चेंज करवा रहा है, समझो। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट वेदर राकेश वुड बी पार्टिसिपेटिंग इन द एनुअल हिंदी प्ले, राकेश सेज। अब इसका मतलब आगे वाला स्टेटमेंट कौन सा होगा? राकेश वाला। और राकेश वाला कौन सा है? ये वाला। अब इसको एक बार कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं राकेश वाले सेंटेंस को। सॉरी, चलिए इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले चेंज करेंगे इसको, ध्यान से समझना। आई कौन सा पर्सन है? किसके अनुसार? सब्जेक्ट कौन? राकेश। राकेश के लिए क्या आ जाएगा? ही, सॉरी कंजक्शन इसमें असर्टिव सेंटेंस है तो कंजक्शन क्या लगा देंगे?
दैट। अब आई को कन्वर्ट किया इसके अकॉर्डिंग तो क्या आ गया? ही। अच्छा वुड का क्या करें? वुड का वुड ही है, ये हो गया वुड लाइक टू। बट अब रुक जाओ, क्या आई चेंज होगा फिर से? किसके अकॉर्डिंग? राकेश के अकॉर्डिंग। और राकेश के लिए फिर क्या आ जाएगा? ही। अब आगे बढ़ जाते हैं। हैज टू हैव टू, हैज टू हैव टू किस में कन्वर्ट होता है? होने को तो होगा हेड टू में, बट रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में? प्रेजेंट में। तो फिर ये चेंज होगा नहीं, तो हैज टू हैव टू है ना, वापस किस में आ जाएगी? हैज टू हैव टू में। तो ही के साथ क्या लग जाएगा? हैज टू। आगे विजिट, सॉरी हाँ विजिट। अच्छा माई कन्वर्ट चेंज होगा क्या? पहले तो ये बताओ कि माई पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? अब राकेश के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा? हिज एलिंग ग्रैंड मदर दैट डे, वैसा का वैसा, और सेंटेंस आपका हो जाएगा चेंज इस तरीके से। अब ये किस किस का सही हुआ? बस। तो भाई अगर आप अभी भी नहीं कर पा रहे हो तो अब तो आप वही सीन है, फिल्म के क्लाइमेक्स वाले पार्ट में चल रहे हो। 10-12 तारीख की आपकी जो भी एग्जाम्स है उसके बाद खत्म हो जाएगी कहानी से। बीमार होना, बीमार मां, ठीक है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बढ़ जाते हैं फिर अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक इसमें आप आंसर सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा होगा। जे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन की। चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच ऑफ गिवन। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। डोंट प्ले द ऑन द ग्रास बॉयज सी सेड। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कई बार। रिपोर्टिंग स्पीच वाक्य के लास्ट में आ जाता है, आ जाता है, ये वही हुआ। अब इसको आप इधर जाने से पहले आप खुद ही कन्वर्ट कर लो ना। सी, एक मिनट, सेड अकेला ही है। डोंट प्ले ऑन द ग्रास, घास पे मत खेलो, वो उसको कह रही है, तो सेड को चेंज कर लिया टोल्ड। अब आपको पता है कि ये डोंट वाला वाक्य है। डू नॉट और नेवर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस कौन से होते हैं? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव में बदलने का रूल टोल्ड लिखा। अब देखो इसमें आप एक चीज थोड़ा सा गौर करो। अब ये वो किसको कह रही है? लड़कों को। अब ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। कई बार क्या होता है कि बाहर वाले ऑब्जेक्ट को अंदर क्या ले लेते हैं? एड्रेसिंग वर्ड के रूप में अंदर ले लेते हैं। अब इसको वापस बाहर खींच लो। सेंटेंस कैसे बनेगा ये? सी सेड टू बॉयज। अब इन्वर्टेड कोमा में डाल दो इसको, क्या? डोंट प्ले ऑन द ग्रास, यही सेंटेंस बनेगा। अब इसको कन्वर्ट कर लो अपने तरीके से। वही है, वो बच्चों से कहती है कि उसके ऊपर मत खेलो, कह रही है वो सिंपल सेंटेंस। तो देखो सी टोल्ड बॉयज, ठीक। अब अंदर वाले वाक्य में नोट आया हुआ है, तो कंजक्शन टू लगाने से पहले क्या लगा लो? नॉट। फिर वही प्ले ऑन द ग्रास। और ये सेंटेंस आपका आंसर चेक कर लो कि किसमें रहेगा आपका आंसर। कौन सा? सी टोल्ड द बॉयज नॉट टू प्ले ऑन द ग्रास, ये रहा। तो अब आप सोच लीजिए कि 12 में से 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, वहां पे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन अकेले किस टॉपिक के हैं? नरेशन के। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नरेशन को ढंग से पढ़ के चले जाना। चलिए, हाँ अब क्या हुआ? सेम कौन सा सेम है? इसकी बात कर रहे हो क्या? नहीं, इसमें प्लेड आ गई है सेकंड फॉर्म, इसमें प्लेड है। ऐसा कुछ नहीं होगा। यहां टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। ये बेसिक था अपना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। हाँ, ये आपको वर्ब डिसाइड करनी पड़ेगी इसमें। ये क्वेश्चन अपन लास्ट वाले मॉडल पेपर में भी कर चुके हैं। आपको मैं आपको चीज बताऊं इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। इस आप पूरे को देखो, आप ये कौन से टेंस में बना हुआ पूरा का? आपको तो ये तो फिलअप करना है भाई, ये तो फिलअप करना है ना। ये अपन देख लेंगे कि एक मिनट, देखो यहाँ पे फेल कौन सी फॉर्म है? न्यू कौन सी है? अच्छा, यहां कुड फिर पास्ट को शो कर रहा है।
इसका मतलब ऊपर वाले वाक्य भी ऐसे होंगे जिनमें क्या आएगा, पास। अब देखिए, ये देखो, ये तो प्रेजेंट में है, ये तो पहले से गया, ये भी किसमें है, प्रेजेंट में। बट यहां गौर करो, सब में सेकेंड फॉर्म का यूज हो रहा है, इसका मतलब यहां पे भी किसका प्रयोग होगा, सेकेंड फॉर्म का। जबकि यहां फ्लोन कौन सी है, थर्ड फॉर्म। इसमें दो ही बचे, शॉर्ट और फ्लू, और आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर ये आंसर सही है आपका तो सही है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। किस किस का सही हुआ, क्या बात है, मैक्सिमम का सही हो गया। चलिए जी, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आई थिंक कि मेरे ख्याल से ये कॉमन सेंस वाला था आपका, कॉमन सेंस वाला सेंटेंस था जो कोई भी कर सकता है। बता दीजिए इसमें आपका क्या एरर होगा ना। आउट ऑफ सिलेबस तो है ही नहीं, सिंपल सेंटेंस में अभी भी कह रहा हूं, आपका कॉमन सेंस काम करेगा जहां, इसमें तो कोई ग्रामर वाली बात भी नहीं है। बताओ क्या आएगा भाई, सिंपल सी बात देखो, आइडेंटिफाई द एरर, सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग, इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर इंडिया नोएडा। ध्यान से समझना, इंडियाज फोल्डिंग कार्टून, ये तो टाइटल हो गया। देखते हैं, विजिट इंडियाज ओनली फोकस्ड फोल्डिंग कार्टून इवेंट, प्रोडक्ट्स फॉर डिस्प्ले। देखो डिस्प्ले के लिए प्रोडक्ट्स बनाए गए, इसमें हम इसमें बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स की, प्रोडक्ट्स की, या उसकी मशीनरी की। कार्टून मेकिंग इक्विपमेंट, जो कार्टून बनाते हैं उसके इक्विपमेंट की बात चल रही है। प्रिंटिंग मशीनरी या मशीन, देखो यहां लिखा हुआ है पेपर पेकिंग, लेमिनेशन मशीन्स, अथेसिव्स, कार्टून प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। भाई इसमें इक्विपमेंट, मशीन्स, इनकी बात हो रही है, जबकि यहां क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आना क्या चाहिए, प्रिंटिंग मशीन। यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ये है आपका सही आंसर। मशीनरी का मतलब होता है पूरा का पूरा एक सिस्टम। जैसे मैं बोलूं गवर्नमेंट मशीनरी काम कर रही है, मतलब गवर्नमेंट का पूरा तंत्र काम कर रहा है। अपना उज्जवल सेंटर, इसका पूरा का पूरा काम है, वो मशीनरी वो कहां से ऑपरेट होती है, ऑफिस से, रमेश जी सर से ऑपरेट होती है। तो वो जो पूरी मशीनरी है, मतलब पूरा का पूरा जो तंत्र है उसमें सब चीजें, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, न कि ये वाला। तो यहाँ पे कर लेना मशीन, ना कि मशीनरी। अब ये किस किस का सही हुआ, बस एक या दो का। क्या मुंह ही फाड़ना है, क्या समझ में नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, यहां डिस्प्ले किया गया है, ध्यान से समझो इस बात को, मैं फिर समझा रहा हूं। डिस्प्ले किया जाता है, डिस्प्ले किसका किया जाता है, या तो इक्विपमेंट्स का, या किसका किया जाता है, मशीन्स का, या किसका, फिर वही बात इक्विपमेंट्स। जबकि यहां मशीन किसका क्या लिखा हुआ है, मशीनरी। आना क्या चाहिए, मशीन आना चाहिए। आगे ही बात समझ में। तो ये तो सिंपल सा था, कॉमन सेंस वाला था, इसमें ग्रामर वाला कोई नियम काम भी नहीं कर रहा आपका। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर लेते हैं। ये आई थिंक कि सेक्शन आपका जो था ग्रामर वाला पोर्शन वाला कंप्लीट। अब बोलो इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ग्रामर में। देखिए ग्रामर में मैं अभी भी सभी को एक बात समझा रहा हूं, नरेशन को ढंग से पकड़ लेना। नरेशन के 4 क्वेश्चन है, एरर वाले क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे अगर थोड़ा सा देख लिया तो। ये लास्ट वाला जो आपका है, जिसमें ना आपको मतलब एक दिया हुआ होता है, जिसमें चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, लेटर हो, किसी का हो, वो देख लेना है। एक अभी आपका जो एक लगातार पैटर्न वही काम कर रहे हैं, वर्ब की फॉर्म में पूछ रहे हैं। अभी जैसे अपन ने ये किया था क्वेश्चन, आपको याद हो तो, ये वाला, सॉरी ये वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना पूरा का पूरा। तो ये कुछ सिलेक्टेड चीजें हैं जो आप आराम से कर सकते हो सेक्शन बी के अंदर। अगर देखो आप जल्दबाजी करोगे तो वही बात है, स्वाभाविक बात है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, सीबीएसई का इंग्लिश का पेपर हार्ड ही आएगा, इजी नहीं आएगा। बट अभी जैसे कि आप नरेशन सही कर पा रहे हो क्योंकि आपने थोड़ा सा फोकस कर रखा था उसके ऊपर। अब बाकी की चीजें हैं जहां पे आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। अब रही बात बाकी सेक्शन ए की, सेक्शन सी और डी की, इसके आप क्वेश्चन आंसर नीचे से कलेक्ट कर लीजिएगा सर से, ठीक है ना, आंसर सीट। फिर आपने जो भी आंसर दे रखे हैं वो आप उनसे मैच कर लीजिएगा। हाँ उनमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो तो मैं यहाँ हूँ, मुझसे आप बातचीत कर लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक मैक्सिमम जरूरत नहीं पड़ती है, क्वेश्चन आंसर तो लगभग वही है जो अपने नोट्स थे, उन नोट्स में से ही लगभग लगभग आपके पेपर में। सिर्फ क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा सा घुमाए हुए हो, बट बाकी क्वेश्चन आंसर
वही है। आगे की बात समझ में? तो चलिए फिलहाल आज की क्लास खत्म करते हैं सेक्शन बी की। नेक्स्ट पेपर के सेक्शन बी के अंदर फिर से हम क्या करेंगे, डिस्कशन के ऊपर, मतलब इस बात के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर फिर से एक बार क्या करेंगे, बातचीत। फिलहाल आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कल की क्लास। धन्यवाद।